ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। प्लीज घर पे रहो और सेफ रहो। स्टे एट होम, स्टे सेफ। इतना ही कहूंगा और हर रोज आपसे कहता हूँ कि घर से बाहर मत निकलना घूमने के लिए। घर पे रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। बुक शॉप सारी खुली हुई है, आप बुक्स बाय कर सकते हो। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मालूम है हम चैप्टर 1 यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट 1 के अंदर टोटल हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक खत्म कर दिया है और बाकी चैप्टर को हमने छोड़ दिया है, जिसमें हमने सिर्फ पढ़ा है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब तो बताया पर यह तो नहीं बताया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बच्चे मैं ये समझता हूं कि आप सब बच्चे 11th क्लास में पढ़ के ही 12th क्लास में आए हो। हर एक बच्चे को 11th क्लास के बच्चों को इसका मतलब अच्छे से पता होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। और फिर जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे उनको एक डेफिनेशन मैंने इकोनॉमिक्स की लिखवाई थी। आई होप दैट वाज द बेस्ट डेफिनेशन यू हैव। आप उसी पे रह सकते हो इकोनॉमिक्स क्या है। सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक ही चीज होती है? नहीं बेटे, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी हम एक देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी बातें मैं पहले बच्चों से बता चुका हूं, पहले हम ये कर चुके हैं क्लास 11th के अंदर। तो क्लास 12th में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ के उस चैप्टर को खत्म कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आ गए। तो हमें 3 चैप्टर भी करने हैं। सेकंड चैप्टर हमारा क्या था? द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद तीसरा चैप्टर है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स और फोर्थ चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो 3 चैप्टर भी रह रहे हैं और तीसरे चैप्टर के अंदर हम कर रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके अंदर हमने सबसे पहला टोटल 7 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। हम पहले टॉपिक पे थे और पहले टॉपिक का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और गुड्स को हमने 4 तरह से क्लासिफाई किया था। एक फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को ही कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। ये हमने कल ही किया था कंजम्पशन गुड्स, इसको हमने खत्म किया था और आज हमें करना था कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स और उस तरफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस टुडे, एटलीस्ट वी कैन फिनिश दिस फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। इसमें 3 टॉपिक बड़े हैं, बाकी 4 टॉपिक बहुत छोटे हैं, वो जल्दी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें इसको बांटना है। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स। वैसे तो सच्ची बोलूं आप कैपिटल गुड्स के बारे में जानते हो, दे आर द असेट्स। ये जो भी असेट्स के बारे में आपने पढ़ा, आप याद करो 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था एक्सपेंडिचर इज ऑफ 2 टाइप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। द मनी वी स्पेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बिकम एन असेट्स लेटर ऑन। वो सारी बातें आप याद करो। तो कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो दे आर बेसिकली द असेट्स ऑफ द कंपनी, असेट्स ऑफ द बिजनेस। मीन्स वी कैन यूज देम टू प्रोड्यूस समथिंग, वी कैन यूज देम टू जनरेट इनकम। वो कैपिटल गुड्स है। ये बच्चों वाली बातें हैं, ये छोटे छोटे बच्चों वाली बातें हैं। ये आपने बहुत साल पहले पढ़ी थी। नहीं सर, हमने पिछले ही साल पढ़ी है। हाँ, तो बहुत साल हो गए उस बात को। तो लोग ऐसे लिख लेते हैं कैपिटल गुड्स को। वैसे तो ये आपको मालूम है व्हाट इज कैपिटल गुड्स, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से। गुड्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड गुड्स। मुझे किसी ने कहा था कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, मैं कोशिश करता हूं। गुड्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा क्योंकि कल मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा बड़ा लिखा करो। फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, for producing other goods. Goods capable of being used for producing other goods are called capital goods. Are called capital goods. These goods
these goods are used for generating income। मैंने पॉइंट में लिख दिया है। जिन नोट्स में मैं आपको पढ़ाता हूं ये हैंडमेड नोट्स है, ये प्रिंटेड नोट्स नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये हैंडमेड नोट्स है और इसमें कुछ अल्ट्रेशन भी मैंने अभी की है। देखो मैं अल्ट्रेशन भी करता रहता हूँ। ये हैंडमेड नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हाथ से लिखे हुए एक एक वर्ड के नोट्स हैं। ठीक है जी, आ जाओ। गुड्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स एंड दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनकम। सर हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं? अरे मशीन लगाओगे, प्रोडक्शन करोगे तो इनकम जनरेट करोगे ना। इनकम जनरेट करोगे। एक मशीन से जितना पैसा कमाते थे आज 2 मशीनें हो जाएंगे तो ज्यादा इनकम जनरेट करोगे। ठीक है जी, तो कह सकते हैं कैपिटल गुड्स आर, एक और पॉइंट लिख लो, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये 3 पॉइंट दिमाग में रख सकते हो आप कैपिटल गुड्स के लिए। गुड्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, गुड्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, जिनको लगा के हम दूसरे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल गुड्स। और किससे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं? सर मशीन से। सर मशीन लगा लेते हैं तो हम गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन आपने एक बात सोची, अगर आपके पास मशीन हो और रॉ मटेरियल ना हो तो आप क्या करोगे? बहुत बड़ी बात है ना। अगर मशीन हो मतलब कैपिटल गुड्स हो लेकिन रॉ मटेरियल ना हो तो फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है, एक नया कंसेप्ट यहाँ पे आता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है। ऑल कैपिटल गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये क्वेश्चन पूछते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये नोट में डाल लो, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके स्कूल की मैडम में इसे यूटी के अंदर, हाफ ईयरली के अंदर या कभी कभी बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मैंने कहा ना, मान लो आपके पास मशीन है, मशीन इज द कैपिटल गुड। कैन यू जनरेट इनकम फ्रॉम दैट मशीन? सर नहीं सर। यू कैन जनरेट इनकम अगर आपके पास रॉ मटेरियल भी है। If you do not have a raw material, what do you use the machine? How you run the machine? आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग खाली पड़ी है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हो? लेकिन अगर आपके पास वो बिल्डिंग लेने के लिए कुछ लोग रेंट पे आ जाए, आप रेंट पे बिल्डिंग दे दो, यू कैन जनरेट इनकम। या उस बिल्डिंग के अंदर आप एक मशीन लगा दो या कोई फैक्ट्री खोल दो, यू कैन जनरेट इनकम। ये मतलब कहने का, अगर रॉ मटेरियल नहीं है, इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल, हाउ कैन प्रोड्यूस द गुड्स? आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो इट मीन्स कैपिटल गुड्स जो है ये एक शॉर्टर टर्म है, प्रोड्यूसर गुड्स जो है ये एक वाइडर टर्म है। तो आप लिख सकते हो प्रोड्यूसर गुड्स इज अ वाइडर टर्म एंड कैपिटल गुड्स is a part of producer goods। क्या लिखोगे? कैपिटल गुड्स is a part of producer goods। कैपिटल गुड्स is a part of producer goods। सर अब ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? सर एक नई चीज आ गई। सर व्हाट इज दिस प्रोड्यूसर गुड्स? ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? तो लिखो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूसर गुड्स? जिसमें दोनों चीजें आ जाए, कैपिटल गुड्स भी आ जाए, रॉ मटेरियल भी आ जाए। तो लिखो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन।
which are used in production, which are used in production। यानी इसमें दो बातें आ गई, कौन कौन सी? एक तो आ गई हमारे पास रॉ मटेरियल और एक आ गया हमारे पास कैपिटल गुड्स। यानी अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ये मान लो मशीन है, ये मान लो मशीन है, रॉ मटेरियल और उसमें फिर मशीन भी आ गई। हम रॉ मटेरियल को क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, या इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। देखो ना, जब ये नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स यानी रॉ मटेरियल और फिर ये मशीन यानी कैपिटल गुड्स जब आपस में मिल जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे, तभी तो प्रोडक्शन हो पाएगी, तभी तो हम प्रोड्यूस कर पड़ेंगे, तभी तो हम प्रोडक्शन कर सकेंगे। अगर आपको ये मार्कर भी बनाना है, आपको मार्कर बनाने की मशीन आपके पास है, मशीन इंस्टॉल भी हो चुकी, आपके पास काम करने के लिए वर्कर्स भी रेडी हैं, इंजीनियर भी कंपनी में आ चुका, सब कुछ रेडी है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकोगे। क्या प्रोड्यूस कर पाओगे? नहीं सर, प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हमने कहा, यहां क्या कहा? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बिकॉज कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट है, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये रॉ मटेरियल इज नॉट इन कैपिटल गुड, इट्स एन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है जी, तो आप आई होप समझ गए होंगे अच्छे से कि देयर इज अ प्रोड्यूसर गुड्स आल्सो। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, उसमें दोनों बातें आ जाती हैं। इसमें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स भी आ जाते हैं। और इन कैपिटल गुड्स को भी हम कभी कभी बोल देते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। तो आप एक एग्जांपल देके इस बात को समझा सकते हो। आप चाहे मार्कर का एग्जांपल ले लो, चाहे वुड का एग्जांपल ले लो, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, आप ये बात समझा सकते हो कि प्रोड्यूसर गुड्स इज अ वाइडर टर्म, capital goods is a part of producer goods. Yeah, we can say that we use capital goods while doing the production. We cannot do the production without capital goods, but we cannot even produce only with capital goods. तो आप ये बात समझ जाओ, ठीक है जी। तो इसीलिए कैपिटल गुड्स के बाद हमने क्या पढ़ा? प्रोड्यूसर गुड्स। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं और इससे आगे चलें। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स? इसमें क्या डिफरेंस लिखना? अब आप इतना तो पढ़ चुके हैं, ये छोटे छोटे बच्चों वाली बातें हैं। अगर आप डिफरेंस लिखने की बात करते हो तो मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं। ये डिफरेंस क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स क्या है? विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो। अगर दोनों में डिफरेंस लिखा होगा, यहां लिख लो कंज्यूमर गुड्स और यहां कैपिटल गुड्स। अगर दोनों में डिफरेंस की बात आ जाए तो अब क्या डिफरेंस दे सकते हो? सर पहला, डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। दूध खाया, खत्म, पी लिया, खत्म हो गया। कैपिटल गुड्स डू नॉट डायरेक्टली satisfy the human wants। वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। ये गुड्स कौन परचेज करता है? बेसिकली कौन परचेज करता है? दीज गुड्स आर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। ये फैमिलीज परचेज करती हैं, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम सब घर के लोग क्या परचेज करते हैं? कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कह सकते हो। इसे आप कंज्यूमर गुड्स बोलो या कंजम्पशन गुड्स। इन्हें कौन परचेज करता है? दीज गुड्स आर परचेज बाय प्रोड्यूसर्स, मतलब फैक्ट्री के मालिक।
आप लिख लेना पूरा, दिस गुड्स आर परचेज बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर जब हम इसमें करते हैं, जब हम इनको खरीदने के लिए जो खर्चा करते हैं उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या ऐसे लिख दूं, मनी स्पेंड टू बाय दिस गुड is called consumption expenditure, consumption expenditure। और यहां money spent on these goods are called investment expenditure। यहां तो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें कंज्यूमर गुड्स के अंदर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, इसमें डू नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, इसमें दीज गुड्स आर परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड, दीज गुड्स आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, मनी स्पेंट टू बाय दीज गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड मनी स्पेंट टू बाय दीज गुड्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। और भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, आपकी बुक में एक पॉइंट और भी है, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। जितने ज्यादा कंजम्पशन गुड्स होंगे, आप लिख सकते हो हायर प्रोडक्शन लीड्स टू हायर वेलफेयर, यानी जितने ज्यादा अगर एक देश के अंदर ज्यादा कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब है वहां के लोग जो है वो सब सुखी हैं, तभी तो वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तभी तो वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तभी वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आप लिख सकते हो इसके बाद, इट रेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अगर कंजम्पशन गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां के लोग उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गेटिंग रेज्ड। लोग अच्छा खा रहे हैं, लोग अच्छा कमा रहे हैं, तभी तो कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन देश में ज्यादा हो रही है। और इससे क्या होता है, इसका हायर प्रोडक्शन क्या होगा, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी। जितने ज्यादा ये प्रोड्यूस होंगे, उतना ज्यादा देश का क्या बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। हायर प्रोडक्शन लीड्स टू हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स, ये कह सकते हो हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी, हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होंगे, अगर किसी देश के अंदर मशीनों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहां उस चीज की डिमांड है, इट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन गोइंग ऑन। और जितनी ज्यादा मशीनें प्रोड्यूस होंगी, उतनी ज्यादा हायर प्रोडक्शन और ज्यादा प्रोडक्शन होगी। इट रेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, और वो इससे क्या होता है, इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ये जीडीपी ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी हो जाती है। सर ये जीडीपी क्या होता है, आगे सब पता लगेगा, अभी नहीं। आप एक साथ सब कुछ मत सीखना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम इसके बारे में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। बस फिलहाल तो अब इतना समझो, इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। आप ये वर्ड बार बार सुनते रहते हो, आपने न्यूज में 100 बार ये वर्ड कम से कम सुना होगा। जो बच्चे न्यूज थोड़ा सा देखते हैं उन्हें पता होगा जीडीपी ग्रोथ रेट ये रही, जीडीपी ग्रोथ रेट वो रही, बार बार हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये होता क्या है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आप थोड़ा बहुत तो जानते भी होंगे, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो ये हो गया कैपिटल गुड्स सारा खत्म, और कंज्यूमर गुड्स। आओ आगे चले, नेक्स्ट बढ़े आगे फटाफट से, क्योंकि हम ज्यादा टाइम अब इसके ऊपर और नहीं लगा सकते। आओ फटाफट से हम आगे बढ़े और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम आगे करने वाले हैं, वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स।
अब यह इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट ये गुड्स कौन से होते हैं? आओ इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? INTERMEDIATE इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। मींस अब सुनो, जिस किसी चीज को भी आप यूज करके प्रोडक्शन करोगे वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। शॉर्टकट के अंदर मैं बात बताता हूं आपको। शॉर्टकट के अंदर आप देखो, आप ब्रेड खाते हो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ब्रेड खाई होगी। नहीं सर, हमने आज तक ब्रेड नहीं खाई। अरे चपाती तो खाई होगी। हाँ सर, चपाती तो हमने खाई है। लेकिन आप एक बात देखो ना, जब कभी भी कहीं ब्रेड बनती है तो वो जो ब्रेड बनाने वाली कंपनी है वो क्या बाय करती है? सर वो आटा बाय करती होगी। और आटा कहां से आता है? सर किसान किसी को कनक बेचता होगा, गेहूं बेचता होगा, तो गेहूं से बन गया आटा और आटे से बन गई ब्रेड। जो कंपनी ब्रेड बेच रही है वो आटा खरीद रही है और उस आटे को खरीद के उससे ब्रेड बना रही है। तो आटा जो है, व्हीट फ्लोर जो है, वो उस कंपनी के लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। मतलब जिनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और हाँ, जो भी खर्चा हम इन गुड्स पे करते हैं उसको अपने देश की नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। सर बहुत बड़ी बात कह रहे हो सर, मैं आगे इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी हमें ये बातें समझने का टाइम नहीं है। अभी तो हम सिर्फ टर्म्स समझ रहे हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ इंटरमीडिएट? ये बीच का देखो ना। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने कहा ना, वो गुड्स जो एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने ब्रेड को बनाने के लिए यूज किए, यानी कि उसका वो रॉ मटेरियल। और वो क्या था? सर वो उसने व्हीट फ्लोर लिया होगा, सर उसने रिफाइंड ऑयल लिया होगा, सर उसने और भी बहुत सारी चीजें डाली होंगी। वो सब क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो पैसा हम इन गुड्स को लेने के लिए खर्चते हैं, यूज करेंगे, उसे कह देंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट। कितना सिंपल है। तो आओ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स रेफर टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज refer to those goods and services। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बड़ा लिखूं। those goods refer to those goods and services which are purchased during the year by the production unit। Intermediate goods refer to those goods and services which are purchased during the year by a production unit from other किसी और से, from other and which are completely used up or resold during the same year। Intermediate good refer to those goods and services which are purchased during the year by the production unit from other unit and which are completely used up or resold during the same year। अरे सुनो मेरी बात। मैंने कहा ना, कोई भी ऐसा सामान जो एक प्रोडक्शन यूनिट खरीदती है किसी और प्रोडक्शन यूनिट से टू प्रोड्यूस द गुड्स, refer to those goods and services which are purchased during the year by the production unit from other unit and which are completely used up or resold।
या तो वो पूरी तरह से यूज हो जाए या उन्हें बेच दिया जाए, दैट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। सर ये जो हमारी दुकान, हमारे मोहल्ले में दुकान है ग्रोसरी की, किराना स्टोर, ये बाहर से सर चीनी लेके आता है, सर ये राइस लेके आता है, ये फिर सर क्या बोलते हैं आटा लेके आता है, ये फिर दाल लेके आता है और फिर हम लोगों को बेचता है। तो ये गुड्स, इसके लिए कौन से गुड्स होंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। वो आपसे, वो बाहर से 10 रुपए का किलो लेके आता है, आपको 15 रुपए में किलो बेच देता है। तो वो जो 10 रुपए का सामान वो लेके आया और जिसको उसने 15 में बेच दिया, वो गुड्स कौन से हैं? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। कौन से गुड्स हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स। आप ये बात को समझो कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। एक और डेफिनेशन मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूं, आप और करके लिख लो, जो आसान लगेगी इसको आप याद कर सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर to those goods which are used either for थोड़ा चेंज कर देते हैं, for resale or for further production। Intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same accounting year। ये भी हम लिखें, in the same अकाउंटिंग ईयर। सर बहुत गंदा लिखने लग गया। ठीक है जी, इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। फाइन, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ये कौन से गुड्स हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, और इसके अंदर दो वर्ड आए। एक तो आया कंप्लीटली यूज्ड अप और एक आया रीसोल्ड। और इसका भी मतलब मैं आपको लिखवा दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटली यूज्ड अप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसोल्ड या रीसेल, जो भी आप कह सकते हो। इन दोनों का क्या मतलब है, और मैं आपको ये भी इसके अंदर एक बार लिखवा दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटली यूज्ड अप। तो लिखे फटाफट से, जो दो वर्ड इसमें आपने पढ़े, कंप्लीटली यूज्ड अप और रीसोल्ड, ये क्या मतलब है? इस वर्ड का क्या मतलब है? कंप्लीटली यूज्ड अप। लिखो, आप लिखो फटाफट से, कंप्लीटली यूज्ड अप मीन्स इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म्ड into another product or added to the stock, सर समझ नहीं आया सर, ये बात हमें समझ नहीं आई। आप इसका हमें एग्जाम्पल दे दो, ये बात तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आई। एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कंप्लीटली यूज्ड के अंदर। इसका मतलब है कंप्लीटली यूज्ड मींस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर प्रोडक्ट और एडेड टू द स्टॉक। यानी या तो हमने उन्हें स्टॉक में ऐड कर दिया या फिर हमने उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया अदर प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल सपोज a printer buys paper बहुत गंदा लिख दिया worth of
₹50,000। मान लो एक प्रिंटर ने पेपर बाय किया वर्थ ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2018 और 19। कोई प्रिंटर है, उसका प्रिंटिंग का काम है, उसने पेपर बाय किया है, पेपर बाय किया है वर्थ ऑफ रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2018 एंड 19, बट आउट ऑफ दिस, इसके अंदर से, बट आउट ऑफ दिस ₹40,000 worth of paper, 40,000 worth of paper is transformed into book। 50,000 का एक ट्रेडर ने पेपर बाय किया, एक प्रिंटर ने जिसका काम है प्रिंटिंग करने का, जो बुक्स प्रिंटिंग का काम कर रहा है, उसमें से 40,000 वर्थ ऑफ पेपर तो उसने बुक्स में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, ही हैज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बुक, और जो रिमाइंडर जो बैलेंस था, द बैलेंस वर्थ ऑफ ₹10,000, दैट पेपर ही हैज एडेड इन द स्टॉक, और 10,000 को क्या कर दिया, एंड the balance paper is added in the stock, और जो बचा हुआ पेपर था 10,000 वर्थ का पेपर था, वो उसने स्टॉक में ऐड कर दिया। इट मीन्स वी कैन से दैट 50,000 worth of paper is completely used up। हम कह सकते हैं कि 50,000 वर्थ ऑफ पेपर है जो क्या हो गया, कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया। इसका मतलब है कंप्लीटली यूज्ड अप। तो इंटरमीडिएट गुड्स को पढ़ते हुए जो वर्ड्स आपके पास ये आया था, कंप्लीटली यूज्ड अप, इसका मतलब है कि अगर किसी प्रिंटर ने 50,000 वर्थ का पेपर लिया, उसमें से 40,000 की तो उसने बुक्स बना दी, और जो 10,000 वर्थ का पेपर बैलेंस बचा था उसको स्टॉक में ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली यूज्ड अप। अब आगे चलें, मीनिंग ऑफ रीसोल्ड, इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली है ट्रेडर्स के लिए। क्या मतलब है, रीसोल्ड मीन्स सेलिंग द गुड्स परचेज, means selling the goods purchased without any alteration और चेंज। यानी जब हम गुड्स को वैसे ही बेच दें बिना उसमें कोई चेंज किए, बिना उसमें कुछ अल्टरेशन किए, तो हम क्या बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड रीसोल्ड। जनरली ट्रेडर्स परचेज गुड्स and resell them without any change। For example, grocer selling sugar, rice and blah blah blah। आपके घर के ग्रोसरी के साथ की दुकान, वो भी जो सामान लाता है उसको बेच देता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं रीसोल्ड। ठीक है जी। तो जब कभी भी हम किसी गुड्स का यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन, उसी सेम ईयर में जिस साल में हमने उसको परचेज किया, उसी साल में हमने उसको पूरा यूज कर दिया,
दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल, जिन्हें या तो हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं या फिर हम उन्हें रीसेल के लिए यूज करते हैं। सर अगर हम फर्नीचर बनाते हैं और उसको बनाने के लिए अगर हम लकड़ी लाएं, वुड लेके आए, तो वुड क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड्स। सर अगर हम ब्रेड बनाते हैं और ब्रेड को बनाने के लिए हम आटा लेके आए, तो वो आटा क्या होगा सर? इंटरमीडिएट गुड्स। सर ये जो हम पेन बना रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं, इस मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो क्या होगा सर? इंटरमीडिएट गुड्स। वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ भी ऐसी चीज जिसको यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं वो क्या कहलाती है सर? वो कहलाती है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है जी, चलो इसके बारे में आपने पढ़ा, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में भी आपने पढ़ा। ठीक है जी, आगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं? अब हम जरा फाइनल गुड्स के बारे में भी पढ़ें और फिर हम इस टॉपिक को खत्म करें। हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्कशन का टाइम नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, एक बार पढ़ने से आराम से समझ में आ जाती हैं। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद ज्यादा आपको डीप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो सीधे कंज्यूम हो गए, यानी आप जो भी बाजार से सामान लाते हो उसे कंज्यूम कर लेते हो, वो आपके लिए फाइनल गुड है, वो आपके लिए फाइनल गुड्स है। उसे रीसेल नहीं करने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू रीसेल। आप घर के लिए बाजार से सामान लेके आए, आपने खाया, यूज कर दिया, फाइनल गुड्स हो गए। यानी एक कंज्यूमर जितने भी गुड्स परचेज करता है फॉर कंजम्पशन, दे आर द फाइनल गुड्स फॉर हिम, वो उसके लिए फाइनल गुड्स हो जाते हैं। ऐसे ही एक फैक्ट्री के लिए भी कुछ फाइनल गुड्स होते हैं जिन्हें वो रीसेल नहीं करते। जैसे मशीन कंपनी रीसेल नहीं कर रही या कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं करने वाली, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स। सर ये तो वही बात हो गई दोबारा से कैपिटल गुड्स वाली। हाँ बेटे, सारे कैपिटल गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स ही हैं, क्योंकि उनको रीसेल नहीं किया जा रहा। वी आर नॉट रीसेलिंग देम। सर अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही मशीन बनाने का है तो अरे फिर वो उसके लिए फाइनल गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिन्हें आप दोबारा रीसेल नहीं कर रहे। एक कंपनी जब कुछ प्रोड्यूस करती है, उसके लिए कुछ मशीन लेके आती है, तो वो उसका फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि उसे वो रीसेल करने वाली नहीं है। और डेफिनेशन लिखें, फिर हम आगे बढ़े, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और ऑन प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और on produced, goods and services purchased or on produced for the purpose of consumption, for the purpose of consumption and investment, for the purpose of consumption and investment. Goods and services purchased or on produced for the purpose of consumption or investments are final goods. Are final goods. फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार का एग्जाम्पल ले लो। आपने जब अपने घर के लिए एक कार खरीदी, वो रीसेल के लिए तो नहीं ली ना, वो आपके लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। और एक कंपनी जब एक कार बाय करती है तो वो उसको बेचने के लिए तो बाय नहीं करती, वो या तो अपने स्टाफ के लिए बाय करेगी, या स्टाफ को लाने ले जाने के लिए बाय करेगी, या गेस्ट को लाने ले जाने के लिए बाय करेगी। वो कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट हो गई, वो भी उसके फाइनल गुड्स। यानी कोई भी ऐसे गुड्स जिन्हें एक कंपनी बाय करती है और रीसेल नहीं करती, वो क्या हो गए? उसके फाइनल गुड्स हो गए। ऐसे आप जो कुछ भी घर में बाय करते हो सीधा कंज्यूम कर लेते हो, रीसेल नहीं करते, वो सब आपके क्या हो गए सर? फाइनल गुड्स। चाहे वो कार है, चाहे दूध है, दही है, ब्रेड है, आटा है, शुगर है, सब कुछ फाइनल गुड्स हो गए। तो फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन कौन करेगा? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? प्रोड्यूसर। तो वो गुड्स जो एक हाउस होल्ड या एक प्रोड्यूसर बाय करे,
नॉट फॉर रीसेल, वो फाइनल गुड्स हैं। सर कहाँ कंफ्यूजन है? सर कहीं कंफ्यूजन नहीं है। आप क्यों इतना डिटेल में जा रहे हो? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। हमने पहले पढ़ा कंजम्पशन गुड्स, फिर पढ़ा कैपिटल गुड्स, और फिर पढ़ा इंटरमीडिएट गुड्स, और फिर पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स। तो ये ऑलमोस्ट एक जैसा होता जा रहा है, आप देख रहे हो। कंजम्पशन गुड्स जो हमने पढ़े थे, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स विच आर बॉट बाय द हाउस होल्ड, वो सारे के सारे कंजम्पशन गुड्स अब फाइनल गुड्स हैं, जिन्हें आप रीसेल नहीं कर रहे, जिन्हें आप रीसेल नहीं कर रहे। इवन वो कैपिटल गुड्स जो एक कंपनी, मतलब कंपनी के फिक्स्ड असेट्स जिन्हें कंपनी रीसेल नहीं करती, वो भी फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। दे आर नॉट फॉर रीसेल, वो भी फाइनल गुड्स हैं। लेकिन एक कंपनी जो भी रॉ मटेरियल परचेस करती है, जो कुछ भी रॉ मटेरियल परचेस करती है टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड, जो प्रोड्यूस द गुड्स, उसे हम क्या कह देते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोल देते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। तो वही मैंने लिखवाया, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और ऑन प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर फाइनल गुड्स। रीसेल इनका मतलब वो नहीं है, इसमें रीसेल वर्ड नहीं है, यहां रीसेल का पर्पस नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे लिखें। बाय कंजम्पशन वी मीन, इसमें दो वर्ड आए, कंजम्पशन और यहां आया इन्वेस्टमेंट। तो पहले कंजम्पशन लिख लें। बाय कंजम्पशन आप लिख रहे हो, लिख रहे हैं क्या? एक मिनट देख लो जरा। या बाय कंजम्पशन वी मीन परचेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। वी मीन परचेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन का मतलब क्या है? बाय कंजम्पशन वी मीन द परचेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट वी मीन परचेज ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो क्या? बाय इन्वेस्टमेंट वी मीन परचेज ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। याद है मैंने कैपिटल गुड्स को कहा था इट इज कॉल्ड ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। अगर आप देखोगे पीछे तो मैंने लिखवाया था कैपिटल गुड्स के नीचे ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है जी। और हाँ, ये हो गया हमारा क्या? फाइनल गुड्स के बारे में और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अब इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस भी हम लिख लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे और इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस भी लिखें। इन बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके सामने ये नोट्स लिखे हैं। दे आर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। इतनी सिंपल लैंग्वेज में डालने की कोशिश की है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स को लिखा है, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में हमने इनको लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स और ये हो गया फाइनल गुड्स, और यहां एक बना लो बेसिस। ठीक है, ऑन विच बेस? आ जाओ, सबसे पहले लिखें मीनिंग। सबसे पहला बेस है मीनिंग। तो मीनिंग तो आप जानते हैं, मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई है। दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंप्लीटली यूज्ड अप और फॉर रीसेल। ठीक है जी, या आप इंटर की डेफिनेशन यहां लिख देना और यहां भी डेफिनेशन लिख देना, तो ये आपका पहला हो जाएगा। फाइन, ये दोबारा लिख के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास इसकी डेफिनेशन है। फिर आ जाओ उसके बाद नेचर। द सेकेंड पॉइंट इज नेचर। तो आप लिख सकते हो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम
एंड डोमेस्टिक इनकम। सर आपने लिखवा तो दिया पर हमें इसका मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बेटे अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं आपको ये सारी बातें बड़े अच्छे से समझाना चाहता हूं। मैं चलते चलते 1 मिनट के अंदर आपकी बात नहीं समझाना चाहता, इसको मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं। इसीलिए अभी इसका वक्त नहीं है। ये कैसे इंक्लूड किए जाते हैं, क्यों इंक्लूड नहीं किए जाते, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा जब हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में आएंगे। जब मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज नेशनल इनकम, पहले तो मुझे वो समझाना पड़ेगा। मैं कैसे अभी आपको ये बात बीच में समझा दूं, नहीं समझाना चाहता, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूं। आ जाओ फिर लिखें डिमांड दे हैव डायरेक्ट डिमांड, मतलब डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, दे हैव डायरेक्ट डिमांड और उसका दे हैव डायरेक्ट डिमांड। ठीक है जी, ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर ब्रेड की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली व्हीट फ्लोर की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी अगर ब्रेड की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इससे व्हीट फ्लोर की डिमांड बढ़ जाएगी। मींस दे हैव डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि व्हीट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। व्हीट की अपनी डिमांड तब तक नहीं है जब तक लोग उसे खा नहीं रहे। आप चपाती खाने छोड़ दो, आप सबके सब चपाती खाना छोड़ दो, व्हीट की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। आप इनडायरेक्टली वे में खूब सारी चपाती खाना शुरू कर दो, खूब चपाती खाओ, दिन में 20-20, 25-25 चपाती खाओ, तो फिर क्या होगा, व्हीट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मींस दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड। आप चपाती की डिमांड कर रहे हो तो व्हीट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। आप ब्रेड की डिमांड कर रहे हो तो व्हीट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। इसे कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। ये तो आप अच्छे से जानते हो, हमने पहले भी किया है। फिर आ जाओ अगला, यूज। नेक्स्ट इज यूज। नॉट रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर्स। They are not ready to use by final users and these are ready to use by final users. ठीक है जी, अगला आ गया हमारे पास यूज और फिर एग्जाम्पल। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप मिल्क का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप किसी चीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। लाइक जैसे मिल्क इन होटल इज इंटरमीडिएट गुड्स और मिल्क यूज्ड इन हाउस आर फाइनल गुड्स। ठीक है जी, ये हो गए फाइनल गुड्स। फाइनल आपने फाइनली कंज्यूम कर लिया, मिल्क खत्म। लेकिन यहाँ जो होटल वाले ने मिल्क परचेज किया वो उसकी टी बना के बेचेगा और आगे बहुत कुछ बना के बेचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हमने गुड्स के बारे में पढ़ा, लेकिन फिर एक बात आप देखो, मिल्क यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स भी है और यहाँ फाइनल गुड्स भी है। तो कोई चीज इंटरमीडिएट गुड होगी या फाइनल गुड होगी, ये डिपेंड करता है उसके यूज के ऊपर, उसे कौन यूज कर रहा है। यहां नोट कर लेना, पॉइंट टू बी नोटेड। हियर यू हैव टू नोट डाउन द पॉइंट, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। आप नोट में लिख लो, ये बात सच है। ये देखो, मैंने इसलिए आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया। मिल्क एक ही गुड है दोनों तरफ। देखो, द सेम गुड can be
इंटरमीडिएट और फाइनल गुड। नोट में नोट, द सेम गुड कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। क्या डिफर करेगा? यूज ऑफ दैट गुड, वेयर यू आर यूजिंग इट। ये इतनी बड़ी पैराग्राफ बुक के अंदर लिखा है, मुझे इसके लिए नहीं जाना। आप इतनी बात समझ जाओ, द मिल्क इन द होटल इज अ इंटरमीडिएट गुड बट द सेम मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड। ये बहुत बड़ी बात अगर आप समझ जाओगे। मीन्स व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ इट, हु इज यूजिंग इट। व्हाट मैटर्स इज एंड यूज, व्हाट मैटर्स इज एंड यूज। उससे यूज कौन कर रहा है? अगर मिल्क होटल वाला यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर मिल्क को घर वालों ने यूज किया तो वो फिर फाइनल गुड्स है। आप इस बात को अच्छे से समझ जाना। अगर कार आप लेके आते हो ना घर के लिए, तो वो क्या बन जाएगी? सर फाइनल गुड्स। क्या बन जाएगी? फाइनल गुड्स। ठीक है जी, इस तरीके से आप नोट कर सकते हो एग्जांपल्स के साथ। और ये हो गया आपका इंटर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। हमने गुड्स के टॉपिक को खत्म किया, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के टॉपिक को हमने आज खत्म किया। कल हम इससे आगे चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कल हम 2 टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, कल मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं, इजी लैंग्वेज है, तो फिर आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये काम आपका है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे।